हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज राहुल परमार और आज इस सेशन के अंदर बेटा हम इंडिया की एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किस चीज़ को डिस्कस किया था? इंडिया के अंदर के सारे सीजन्स के बारे में बात की थी। सीजन्स को कंप्लीट करने के बाद फर्दर हम आगे बढ़े थे और आगे जाकर के हमने किन चीज़ों को देखा था? सीजन्स कंप्लीट करने के बाद इंडिया का वेजिटेशन। जब वेजिटेशन की बात की थी मैंने, तो आपको इंडिया के वेजिटेशन को मैंने अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, फिर नॉन प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेस्ट कवर कहाँ पर इंडिया में कितना है, साथ ही साथ कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है और परसेंटेज वाइज किस स्टेट के अंदर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी और कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, कई सारे PYQs लगाए थे जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ने आपसे पूछे थे। ठीक है बेटा, आज इस सेशन के अंदर हम एग्रीकल्चर तो जानेंगे, साथ ही साथ हम ICAR के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कौन कौन सी सोइल मिलती है अलग अलग जगह पर, उनको भी डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर इंडस्ट्रीज और मिनरल्स की तरफ। तो आज के सेशन को स्टार्ट कर बेटा, चलो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। हम क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर के अंदर? एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। हम हमारे देश की सोइल की बात करेंगे, हम हमारे देश की एग्रीकल्चर की बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज सोइल? सोइल क्या होती है? सोइल कैन बी सिंपली डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक डेब्रिस, सोइल इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, सोइल जो होती है, सोइल के अंदर क्या क्या मिलता है बेटा? सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, सोइल जो होती है छोटे छोटे पत्थरों और कंकड़ों से मिलकर के बनती है, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर एयर होगी, जैसे सोइल के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, मीथेन, तो उसके अंदर एयर होगी। उसके अंदर मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर कैसे? जैसे कोई सी सोइल है, जैसे आपकी है मार्शी सोइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। वहीं अगर मैं डेजर्ट सोइल की बात करूं या फिर सैंडी सोइल की बात करूं, तो उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कंपैरेटिवली कम होगा। तो सोइल के अंदर क्या होगा? पहली चीज तो एयर होगी, रॉक डेब्रिस होंगे, मॉइस्चर होगा, ह्यूमस होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। व्हाट डज मीन बाय ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है उसके ऊपर लगने वाली घास। ठीक है, जब घास होगी तो घास खत्म हो जाएगी, तो घास की जड़ें किसमें मिलेगी? सोइल के अंदर। तो ये तमाम चीजें सोइल के अंदर होती है और इन सारी चीजों के साथ साथ उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि एक नए प्लांट को जन्म दे दे। ठीक है, विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। किसी प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर दे, ये काम होता है बेटा किसका? सोइल का। तो सिंपल भाषा में इसको लर्न करें तो ये एक मिक्सचर है। मृदा, मिट्टी एक मिक्सचर है किस चीजों का? रॉक पार्टिकल्स का, डेब्रिस का, कंकड़ पत्थरों का और ऑर्गेनिक मटेरियल का, साथ ही साथ ह्यूमस का। ठीक है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर डेवलप होता है। लेट्स मूव अहेड। आगे बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सोइल। अब फॉर्मेशन ऑफ द सोइल के अंदर कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है? इस चीज को बोला जाता है बेटा पीडोजेनेसिस। लिखो, पीडोजेनेसिस। सोइल की स्टडी को कहा जाता है पीडोलॉजी। The study of soil is termed as pedology and one who study about the soil is termed as pedologist। मतलब सोइल की साइंटिफिक स्टडी को मैं पीडोलॉजी कहूंगा, नोट करो, और वो इंसान जो सोइल की स्टडी करता है मैं उसे पीडोलॉजिस्ट कहूंगा। साथ ही साथ सोइल के बनने की जो प्रोसेस होगी बेटा, उस प्रोसेस को मैं पीडोजेनेसिस कहूंगा। पीडोजेनेसिस, द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज सिंपली टर्म्ड एज पीडोजेनेसिस। और इसी पीडोजेनेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका वेदरिंग। क्या आता है बेटा आपका? वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब चीजों का टूट टूट के अलग हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर पत्थरों का टूट टूट कर नीचे गिर जाना इस टर्म्ड एज वेदरिंग। मतलब जितने भी पत्थर है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ड्यू टू द एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, डू यू नो द एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस? आई हैड
taught you in the geomorphology. The exogenetic process means all the process which changes the earth from the outside atmosphere. For example, लैंडस्लाइड. फॉर एग्जाम्पल अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये 4 तरह की एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस होती है. अब इसके अंदर वेदरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन. फॉर एग्जाम्पल यहां से एक पत्थर का टूट के नीचे गिरना या फिर उस पत्थर का डिटेच्ड हो जाना, बस उस डिटेचमेंट को ही मैं वेदरिंग कहूंगा. तो वेदरिंग मतलब बड़ा सा पत्थर धीरे धीरे डिटेच डिसइंटीग्रेट होगा और आगे जाकर के मिट्टी बनाएगा. क्या बनाएगा? मिट्टी. तो सोइल के बनने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती है. सबसे पहला फैक्टर जो सोइल बनने के लिए जरूरी होता है वो फैक्टर होता है आपका पेरेंट रॉक. क्या होता है बेटा? वो होता है आपका पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक का मतलब क्या होता है? पेरेंट रॉक का मतलब होता है चट्टाने, जिस चट्टान से मिट्टी बनी. फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट रॉक बेसाल्ट है तो सोइल ब्लैक बनेगी. गेटिंग माय पॉइंट? अगर पेरेंट रॉक बेसाल्ट है तो सोइल ब्लैक बनेगी. अगर पेरेंट रॉक नीस मेटामॉर्फिक है तो जो सोइल बनेगी वो रेड बनेगी या येलो सोइल बनेगी. इस तरह से होगा. अगर रॉक सेडिमेंट्री है तो सोइल बनेगी एलुवियल. सेडिमेंट्री रॉक से इरोड होकर के ट्रांसपोर्ट होकर के एलुवियल सोइल बनती है ना, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, तो इसी तरह से बनती है. तो पहला हो गया पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता, नोट कर लो इस पॉइंट को. दूसरा पॉइंट हो गया रिलीफ एंड टोपोग्राफी. ये एक फॉर्मेशन के लिए बहुत, रिलीफ का मतलब होता है भू आकृति. भू आकृति मतलब किसी भी पर्टिकुलर चट्टान का शेप कैसा. फॉर एग्जाम्पल ये चट्टान है तो इसका शेप कैसा, दैट इज दी, अगर ये चट्टान है इसका शेप जो भी होगा वो होगी भू आकृति. भू आकृति. तो भू आकृति के अंदर रिलीफ के साथ साथ टोपोग्राफी. मतलब अगर एक चट्टान है जो ऐसी बनी है तो इसके जो स्लोप्स है ये कैसे स्टीप, इसके स्लोप कैसे स्टीप स्लोप है. तो स्टीप स्लोप पर सोइल का फॉर्मेशन जल्दी होगा. वहीं अगर स्लोप जेंटल हुआ, ये स्लोप आपको जेंटल दिख रहा है, बाइक चढ़ा दोगे आप इसके ऊपर, वो यहां पर आप खुद नहीं चढ़ पाओगे. तो जो जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप पर सोइल का फॉर्मेशन किसी दूसरे तरीके से होगा. तो टोपोग्राफी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके बाद क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसे रोल प्ले करता बेटा? तो क्लाइमेट अगर हॉट होगा, ह्यूमिड होगा, तो जो सोइल बनेगी वो होगी आपकी लेटेराइट सोइल. व्हाई? बिकॉज लेटेराइट सोइल रिक्वायर्ड ओनली 2 थिंग्स. Laterite soil requires only 2 things, and what that are temperature and rainfall. हर वो जगह जहां पर अधिक मात्रा में बारिश होगी, जहां पर ज्यादा तापमान होगा, वहां पर जो मिट्टी बनेगी दैट विल बी लेटेराइट सोइल. एक लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ जिसका मतलब होता है ब्रिक्स, ईंट. ईंट भी तो ऐसे ही बनती है, पहले हम खूब पानी देते हैं मिट्टी को, वो बाद में खूब आग में तपाते हैं. बस वैसे के वैसे लेटेराइट सोइल का फॉर्मेशन होगा. तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर वेदरिंग अलग प्रकार से होगी और वहां जो मिट्टी बनेगी वो अलग होगी. साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन एंड बायोलॉजिकल फैक्टर. अगर सोइल के अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन है तो मिट्टी एक अलग ही प्रकार की बनेगी. अगर उसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा है तो लोमी सोइल होगी, वो पीटी सोइल होगी, वो मार्शी सोइल होगी. वहीं अगर उसके अंदर ह्यूमस का, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कम है तो हो सकता है वहां पर ये क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक मरुस्थली इलाका हो, इसीलिए वहां पर ह्यूमस नहीं होगा. और नहीं होगा तो वहां पर जो सोइल बनेगी वो कैसी बनेगी? डेजर्टिक सोइल. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सोइल के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और रोल प्ले करते हैं. ठीक है, यही डिटरमाइन करते हैं कि जो मिट्टी बनेगी वो कैसे बनेगी और कैसे बनने के बाद वो कौन सी होगी. ठीक है, दिस कम्स अंडर दी फैक्टर्स. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. हियर वी गो. नेक्स्ट, सोइल ऑन द बेसिस. एंशिएंट टाइम पर हम सोइल को कैसे क्लासिफाई करते थे? अब देखो बेटा, ऐसा है कि आज आप सभी लोग पढ़ पा रहे हो, हम पढ़ा पा रहे. ठीक है, आज इतनी रिसर्च हो रही, सब कुछ हो रहा है, बट एक वक्त था एंशिएंट टाइम जब कोई भी हमारे पास वो नहीं था. क्या नहीं था? हमारे पास लिखा पढ़ी के कोई सामान नहीं थे, ना कोई पढ़ा लिखा होता था. तो किस तरह से मिट्टी को नापा जाता था? तो मिट्टी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, 2 पार्ट में उसका वर्गीकरण किया गया था. और वो 2 पार्ट है आपका उर्वरा और उशारा. उर्वरा का मतलब होता फर्टाइल सोइल और उशारा का मतलब होता नॉन फर्टाइल सोइल.
उर्वरा का मतलब होता फर्टाइल सोइल और उशारा का मतलब होता नॉन फर्टाइल सोइल। पहली चीज तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूं, उर्वरा उशारा तो मैंने आपको समझा दिया बेटा। पहले क्या होता था कि मिट्टी अगर अच्छी है तो खेती हो गई, जैसे गंगा के मैदान है, ब्रह्मपुत्र के मैदान है, सिंधु के मैदान है, ये सब उर्वरा के अंदर आते थे। वहीं अगर राजस्थान की बात करूं, वेस्टर्न राजस्थान की रण की बात करूं, तो ये सब उशारा के अंदर आते। तो उशारा उर्वरा में कुछ इस प्रकार का अंतर होता है। एंशिएंट टाइम पर इसको इस तरह से क्लासिफाई किया जाता था। ये अभी गो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल। आगे हमने जब सब हमारे पास साइंटिफिक प्रोसेसेस आ गई, तब जाकर के हमने सोइल का क्लासिफिकेशन कैसे किया। तो इंडिया के अंदर मॉडर्न टाइम में एक सोइल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। तो सोइल सर्वे ऑफ इंडिया जो था वो बनाया गया था 1956 में, कब, जब देश आजाद हो चुका था उसके बाद। सोइल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर बनाया गया, जो कि सोइल हेल्थ कार्ड जारी करता था। मतलब मिट्टी की हेल्थ कैसी है, वो फर्टाइल है, वो नॉन फर्टाइल है, सोइल हेल्थ कार्ड के थ्रू पता चलता था। तो इन मॉडर्न टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, कलर के आधार पर और सोइल के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर के आधार पर सोइल को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया था मॉडर्न टाइम में, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोइल इज नोन एज स्पीडोलॉजी एंड वन हु स्टडी द सोइल इज टर्म्ड स्पीडोलॉजिस्ट, ठीक है। तो व्हेन सोइल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1956, जब सोइल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1956 के अंदर, तब जाकर के सोइल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी की गई थी। अकॉर्डिंग टू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हमारे देश के अंदर टोटल 8 प्रकार की सोइल पाई जाती है। हमारे देश भारत के अंदर टोटल 8 प्रकार की सोइल पाई जाती है और इन 8 प्रकार की सोइल को हम एक एक करके आगे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोइल फॉर्मेशन फैक्टर। यहां पर कई सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोइल फॉर्मिंग फैक्टर। इनमें से कौन सा सोइल फॉर्मिंग फैक्टर नहीं है, बताइए। क्या वो पेरेंट रॉक है, क्या वो पेरेंट रॉक है, क्या वो टोपोग्राफी है, क्या वो क्लाइमेट है, या फिर क्या वो ह्यूमन हैबिटेशन है। कौन सा ऐसा फैक्टर है इतने गिवन फैक्टर्स में से, जो कि कौन सा ऐसा फैक्टर है इन सारे फैक्टर्स के अंदर से जो कि सोइल के बनने में मदद नहीं करता, तो दैट इज द ह्यूमन हैबिटेशन। क्लाइमेट, टोपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल, ये सभी सोइल के फॉर्मेशन में बहुत रोल प्ले करते हैं, बट ह्यूमन हैबिटेशन इसमें रोल प्ले नहीं करता है। देयरफॉर डी विल बिकम द राइट आंसर, ठीक है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल के बारे में जानेंगे कि मिट्टी कैसे बनती है और अलग अलग जगह पर उसको क्या रखा गया है। तो सोइल प्रोफाइल डिफाइंड एज वर्टिकल सेक्शंस ऑफ सोइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द डाउन वेयर मीट्स द अंडरलाइंग रॉक। मतलब बेटा, सोइल प्रोफाइल का मतलब होता है कि अर्थ की क्रस्ट का हम एक एरिया काट ले, है ना। जैसे ये अर्थ है, इसकी छोटी सी स्लाइस काट के हमने बाहर निकाल ली और उसको ऐसे रख दिया। अब जब हमने उसको ऐसे रख दिया था, हमको क्या देखने को मिला, सबसे ऊपर जो टॉप है वहां पर घास देखने को मिली। सबसे पहली टॉप होराइजन थी, वहां पर हमें घास देखने को मिली, उसे हमने नाम दिया ऑर्गेनिक और ओ होराइजन। ऑर्गेनिक और ओ होराइजन, ये वाला, ठीक है। वही दूसरा जिसके अंदर जो इसके नीचे था उसे मैंने बोला सरफेस सोइल। मतलब पहले तो पेड़ जो छोटे छोटे घास और सब लगे थे, उन सभी को मिलाकर के हमने कौन सी लेयर बोल दी, इतनी सारी घास जो ऊपर लगी थी वो हो गई हमारी, और उसको हमने बोल दिया कौन सी लेयर, ऑर्गेनिक लेयर। अब उनको कंप्लीट करने के बाद, उस घास को खत्म करने के बाद जब हम उसके अंदर की तरफ गए तो हमें क्या मिला, सरफेस। क्या मिला हमें, सरफेस। तो ये हो गई सरफेस सोइल, ठीक है, ये सरफेस सोइल होगी। अब सरफेस सोइल के नीचे हो गई सब सोइल। सब सोइल और सरफेस सोइल में क्या अंतर है, सरफेस सोइल के अंदर आपको जो पेड़ पौधे इसके ऊपर लगे उनकी जड़ें देखने को मिलेगी। सब सरफेस सोइल के अंदर उन जड़ों का कंटेनमेंट कम हो जाएगा, मतलब कम जड़ें मिलेगी, थोड़े थोड़े पत्थर देखने को मिलेंगे आपको और मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर मैं जाता हूं सब स्ट्रेटम, मतलब सी लेयर के अंदर। सब स्ट्रेटम मतलब सी लेयर, और ये जो सी लेयर है, इस सी लेयर के अंदर मुझे अब कुछ पत्थर और कुछ मिट्टी, मतलब कोई जड़ नहीं, एब्सेंस ऑफ रूट, एब्सेंस ऑफ रूट। तो कुछ पत्थर और कुछ जड़ें इसके अंदर, कुछ पत्थर और कुछ मिट्टी देखने को मिलेगी। और सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट का जो स्ट्रेटा होगा, सबसे लास्ट का जो आर होराइजन होगा, वो आपका होगा बेडरॉक।
जो आर होराइजन होगा उस आर होराइजन को हम कहेंगे बेडरॉक, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चट्टाने होगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चे, चट्टाने होगी। तो ये इस तरह से डिटरमाइन होता है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट है किसी को तो बता दो, कोई डाउट नहीं किसी को? मुझे पता था सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको अरेंज करके एग्रीगेट करके हम सोइल की प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। कंपोनेंट ऑफ सोइल, सोइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं? मैंने पहले भी आपको बता दिया कि कुछ कंपोनेंट होते हैं जो सोइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब उसके अंदर नमी होती है और ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ये ह्यूमस हो जाएगा। ह्यूमस के बाद उसके अंदर दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा एयर। बताया था मैंने आपको, एयर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, घटक जो उसके अंदर प्रेजेंट रहे। तो पहला ह्यूमस हो गया, दूसरा हो गया आपका एयर। एयर के अंदर आप क्या आ गई, हवा। हवा मतलब हवा नहीं क्या हवा भर दी, नो, हवा मतलब उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर, गेटिंग माय पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, फोकस हियर, कि अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे एम्पल अमाउंट में जो सोइल पाई, सबसे एम्पल अमाउंट में जो मिनरल पाया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मिनरल। तो सबसे एम्पल अमाउंट में जो पाया जाता है दैट इज द ऑक्सीजन। सबसे एम्पल अमाउंट में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन सरफेस पर है, सरफेस पर क्या होती है, सोइल। तो ऑक्सीजन किसके अंदर होगी, सोइल के अंदर। तो इसलिए आपको ऑक्सीजन मिलेगी। जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं तो हमने नाइट्रोजन साइकिल में क्या पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन हमारी सोइल के पास जाती है। ठीक है, सोइल के अंदर जाती है, सोइल उसको अंदर ले लेता है, परंतु उसको पेड़ पौधे डायरेक्टली नहीं लेते। पेड़ पौधे बोलते हैं कि मैं आपको कन्वर्टेड फॉर्म में ले सकता हूं, बट मैं आपको डायरेक्टली नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो वो सोइल के अंदर जाती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जब उसको कन्वर्ट कर देते हैं तब पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर मौजूद जो नोड्यूल्स होते हैं उसको कलेक्ट करके ऊपर देते ग्रोथ के लिए। मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन भी था, उसके अंदर नाइट्रोजन भी निकला। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें सोइल के अंदर होती। मिथेन सोइल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती। एयर, वाटर की बात करें तो सोइल के अंदर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देखा जाता है, पीएच कितने परसेंट है हाइड्रोजन के। साथ ही साथ वाटर खुद उसमें पूरा देखा जाता है कि उसमें कितने परसेंट वाटर है। जैसे सोइल की जब हेल्थ चेक किया जाता है डिस्ट्रिक्ट के, जो आपका जिला हो जहां पे आपके स्टेट के अंदर, उस जिले के अंदर कई सारे सोइल हेल्थ कार्ड के सेंटर्स बने होते हैं जहां पर मिट्टी की जांच की जाती है प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। तो आप वहां जाकर के उसको चेकअप कराओगे, जांच कराओगे उसकी, तब वो आपको बताएगा कि आपकी सोइल के अंदर आपको कितना पानी डालना चाहिए। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मैं एज ए किसान एक पर्टिकुलर उस चीज को डायरेक्टली जो फेस करता हूं वो आपको समझाता हूं। गांव में क्या होता है, उन लोगों को पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि सोइल में किस चीज की कमी है और सोइल के अंदर कौन सी चीज एम्पल अमाउंट में है। तो वो क्या करते हैं, देखो अगर प्रोडक्शन बहुत हो रहा है तो यूरिया डालेंगे, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ज्यादा यूरिया डालेंगे। उनको पता ही नहीं है कि इस यूरिया की एक्सेसिव मात्रा से प्रोडक्शन कम हुआ है। उनको क्या लगता है कि प्रोडक्शन कम हुआ मतलब इस बार हमने यूरिया कम दिया था। व्हाई? बिकॉज द पीपल वुड नॉट हैव द टेस्ट ऑफ देयर सोइल। जब तक वो सोइल का टेस्ट नहीं करवाएंगे, सोइल को चेक नहीं करवाएंगे, हाउ डू कैम टू नो दैट व्हाट रिक्वायर इन देयर सोइल और व्हाट इज प्रेजेंट इन द एम्पल अमाउंट इन द सोइल। सोइल के अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और हम क्यों डाल रहे? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब सोइल की हेल्थ चेक हो जाती तब हमें समझाते हैं कि आपकी मिट्टी को इस पर्टिकुलर फसल को लगाने के लिए सिर्फ इतने पानी की, इतने उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है। डोंट पुट इट इन मोर, और ज्यादा मत डालो, अगर ज्यादा डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लास्ट आता है आपका मिनरल्स। तो सोइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयरन प्रेजेंट होता है रेड सोइल के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन, आयरन की जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है, हाइड्रेशन हो जाता है तो येलो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फोस्फोरस प्रेजेंट होता, पोटास प्रेजेंट होता, सोडियम प्रेजेंट होता सोइल के अंदर। तो अलग अलग सोइल के अंदर इस तरह के मिनरल्स भी प्रेजेंट होते। तो दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ सोइल, दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ सोइल। याद रखना, आप इसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो और इसमें से कोई सी भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट,
हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी सोइल पाई जाती? तो हमारे देश भारत के अंदर टोटल 8 प्रकार की सोइल पाई जाती। सबसे पहला एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। वो मिट्टी जो नदियां लेकर के आई है, उन्होंने डिपॉजिट किया है और उसी डिपोजिशन से जो सोइल बनी है उसे जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो एलुवियल सोइल मिलेगी। दूसरा यहां पर क्या मिलेगी? लाल मिट्टी, मतलब रेड सोइल। एलुवियल सोइल, रेड सोइल, रेड सोइल जिसको हम लाल मिट्टी, रेड एंड येलो सोइल होती है एक्चुअल में, इसके लाल मिट्टी होती है। तीसरा होता ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल मतलब काली मिट्टी या फिर रेगर, इसे कॉटन सोइल भी कहा जाता है। लगभग दक्कन के एरिया के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अगली होती है आपकी लेटेराइट सोइल। लेटेराइट सोइल जिसको लेटेराइट कहते हैं, लेटिन वर्ड से बनी है जिसका मतलब होता है ब्रिक। मूविंग अहेड, अगली सोइल आती है डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल मतलब वो मिट्टी जो रेगिस्तान के अंदर हो, मरुस्थल के अंदर हो, जिसे एरिड सोइल के नाम से भी जाना जाता है या फिर रेतीली मिट्टी। अगली सोइल जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है दैट इज द माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल थोड़ी इमेच्योर सोइल होती है, मतलब अगर प्रॉपर वो मेच्योर हो जाएगी तो माउंटेन पे क्यों रहेगी? वो इमेच्योर होती, मतलब वेदरिंग पूरी हर प्रकार से वहां पर नहीं हुई है, तो वो सोइल आपको माउंटेन सोइल यहां देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज दी सलाइन सोइल। सलाइन सोइल को हिंदी में बोलते हैं लवणी मिट्टी। लवणी मतलब खारी मिट्टी। ये किस एरिया के अंदर होगी? ये उस एरिया के अंदर होगी वेयर द इवापोरेशन एक्सीड द प्रेसिपिटेशन। हर वो जगह जहां पर इवापोरेशन ज्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, और प्रेसिपिटेशन जो होता है वो ज्यादा इवापोरेट होता, कहीं बह करके नहीं जाता। तो ऐसी मिट्टी के अंदर सोल्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ कई सारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी है जो सलाइन सोइल बना देते हैं। नेक्स्ट इज मार्शी सोइल। मार्शी सोइल कहाँ मिलेगी? या तो आपको नदियों के डेल्टा के पास मिलेगी, या फिर हिमालय से जब नदियां एलुवियल फेल्स बनाकर नीचे उतरती है तो उस तराई रीजन के अंदर भी आपको मार्शी सोइल देखने को मिलेगी। तो ये इतने प्रकार की सोइल इंडिया के अंदर पाई जाती है। एक एक करके सारी सोइल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी सोइल के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलुवियल सोइल। यहां पर एलुवियल आएगा, मिस्टेक हो गया है ये थोड़ा सा, इसको लिखो एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल। तो एलुवियल सोइल हमारे देश में सबसे ज्यादा हिस्सा कवर करती है बेटा, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और सबसे ज्यादा हिस्सा कवर करती है एलुवियल सोइल। कितना? लगभग 43%। हमारे देश का लगभग 43% एरिया कवर करती है एलुवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी। नक्शे के अंदर जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना बेटा, इस सारे एरिया के अंदर एलुवियल सोइल प्रेजेंट है। इस सारे के सारे एरिया के अंदर एक्चुअल में आपको यहाँ पर उत्तर के मैदान दिख रहे हैं जहां पर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और इन तीनों की सहायक नदियां, मतलब इनकी ट्रिब्यूटरीज बहती है, वहां पर ब्लैक सोइल मिली। साथ ही साथ ब्लैक सोइल आपको पेनिनसुलर इंडिया के अंदर डेल्टास और एस्चुरीज पर देखने को मिल रही है। डेल्टास और एस्चुरीज पर कहां देखने को मिल रही है? देखो तो जरा। डेल्टास मतलब ईस्टर्न साइड देखोगे तो सुंदरबन के डेल्टा से लेकर के तो नीचे कावेरी तक। वेस्टर्न साइड देखोगे तो रण ऑफ कच्छ वाले के वेस्ट वाला जो रीजन है जहाँ पर अलग अलग नदियाँ अपना पानी छोड़ती है, नर्मदा, माही, तापी, वहाँ पर भी ये मिलेगी। और नॉर्थ में ये कहाँ मिलेगी? जहाँ पर जो मेन रिवर्स है हिमालयन रिवर्स बहती है। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। इस सोइल के अंदर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, वो भी एम्पल अमाउंट में। ठीक है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान बहुत फेमस है इस प्रकार की मिट्टी के लिए। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान बहुत बहुत फेमस है इस सोइल के लिए बेटा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अगला आ जाता है दे आर डिपोजिशनल सोइल। इस सोइल को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशनल सोइल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाई गई है। ठीक है, नदियां इसको ट्रांसपोर्ट करके ले करके आई है, इसलिए इसको डिपोजिशनल सोइल बोलते हैं। इसके कलर की बात करें तो आप लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उसके बाद दिल्ली वाले रीजन के अंदर रहते हो तो आपको एक चीज़ें पता होगी। क्या पता होगी आपको? आपको पता होगा कि जहाँ पर आप रहते हो उस एरिया के अंदर की मिट्टी थोड़ी भूरी होती है। ये थोड़ी भूरी होती है। ठीक है, टेक्सचर इसका सैंडी और सिल्टी होता है, मतलब थोड़ी रेतीली भी होती है, चिकनी भी होती है और दोमट होती है। ठीक है, और इसके ऊपर व्हीट, राइस, मक्का और गन्ना अधिक मात्रा में लगाया जाता है। प्लीज इसे नोट करो जल्दी से।
डन बेटा, आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट सेकंड इज ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को कहा जाता है रेगर सोइल या फिर कॉटन सोइल। ब्लैक सोइल इज टर्म्ड एज रेगर सोइल और कॉटन सोइल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छी और अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसको कॉटन सोइल के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मात्रा में ये मिट्टी दक्कन के पठार के पास मिलती है, मतलब डेक्कन का जो प्लेट्यू है उस प्लेट्यू के पास ये सोइल बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है बेटा। इट हैज हाई वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी। इस बात को एकदम ध्यान में रखना कि इसके अंदर वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि अगर इस मिट्टी के ऊपर बारिश हो गई तो ये मिट्टी क्या कर देती है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, सूखने नहीं देती है, ठीक है, वो बहुत बहुत दिन तक अपने पास उस पानी को रख के रखती है। तो हाई वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी है इसकी। जब इसके ऊपर बारिश होती ना तो ये फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। स्वेल का मतलब क्या होता है, सूजन जो होता है ना, तो स्वेल हो जाती है। और जब बारिश खत्म हो जाती है, जब बारिश खत्म हो जाती है तब इसके अंदर दरारें चल जाती है, इसके अंदर श्रिंक हो जाती है और इसके ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। कलर की बात करें इसकी तो ब्लैक कलर होता है और लाइट ब्लैक कलर, मतलब कहीं कहीं तो इसका एकदम उभरा हुआ काला रंग दिखता है और कहीं कहीं पर थोड़ा कम काला रंग देखने को मिलता है, ठीक है। क्लेई होती है, थोड़ी धूल जैसी होती है आपकी ब्लैक सोइल, ठीक है, नोट करो। कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए दादा आगे बढ़ते। अगली आती है आपकी लेटेराइट सोइल। तो लेटेराइट सोइल के बारे में मैंने क्या बताया कि लेटेराइट सोइल किस चीज से बनी है। लेटेराइट सोइल आपकी बनी हुई है बेटा, लेटेराइट सोइल आपकी जो है वो बनी हुई है उस एरिया के अंदर। लेटेराइट सोइल डेवलप होती है बच्चा जहां पर हेवी अमाउंट में तो रेनफॉल होगी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा तापमान होगा। तो जहां हेवी रेनफॉल और टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर आपको लेटेराइट सोइल देखने को मिलेगी, मतलब इक्वेटोरियल रीजन के अंदर अधिक मात्रा में ये सोइल मिलती है आपको, ठीक है। और इसके बाद ये जो सोइल है ये सॉफ्ट और वेट होती है, पर जब सूख जाती है ना तब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। मतलब वैसे देखा जाए तो अगर इसके अंदर पानी होगा तो ये सॉफ्ट होगी, परंतु अगर इसके अंदर पानी नहीं हुआ, अगर इसके अंदर पानी नहीं हुआ तो एकदम सूख के कंकड़ की तरह हो जाएगी, ठीक है, कोई काम की नहीं रहेगी। कहां डेवलप होती है, जहां पर अधिक तापमान और अधिक बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। और फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग, अधिक मात्रा में लीचिंग होने के कारण ये मिट्टी बनती है। लीचिंग का ये रिजल्ट होती है, मतलब जितनी ज्यादा लीचिंग होगी, लीचिंग का मतलब क्या होता है कि बारिश के कारण सोइल के मिनरल्स धुल करके मिट्टी के अंदर ही मिल जाए, उसे लीचिंग कहेंगे। याद रखना, बारिश के कारण सोइल के अंदर प्रेजेंट जितने भी मिनरल्स है अगर वो धुल जाते हैं तो उसे लीचिंग कहते हैं, उसे हम लीचिंग कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर, ठीक है सर, ओके। इसके ऊपर कौन कौन सी मिट्टी लगाई जा सकती है, तो इसके ऊपर कौन कौन सी फसल इसके ऊपर लगाई जा सकती है, तो ऑन दिस सोइल राइस, रागी, सुगर केन, केशव नट आर कल्टीवेटेड। मतलब इसके ऊपर चावल लगाया जा सकता है, इसके ऊपर रगी लगाई जा सकती है, सुगर केन लगाया जा सकता है और केशव नट मतलब काजू। इतनी चीजें इसके ऊपर लगाई जा सकती है, किसके ऊपर, इस लेटेराइट मिट्टी के ऊपर, ठीक है। पूरे इंडिया के अंदर जैसे एलुवियल सोइल लंबे एरिया के अंदर मिलती है, ब्लैक सोइल लंबे एरिया के अंदर मिलती है, बट ये जो एलुवियल लेटेराइट सोइल है ये बेटा पॉकेट्स में मिलती है, हर जगह नहीं मिलती है, ये बेटा पॉकेट्स के अंदर मिलती है। मतलब किसी जगह पर ज्यादा फिर किसी जगह पर कम ऐसे मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आपको एम्पल अमाउंट में देखने को मिलेगी। मूविंग अहेड, अगला आ जाएगा रेड एंड येलो सोइल। तो रेड एंड येलो सोइल, रेड एंड येलो सोइल क्या होती है, रेड और येलो सोइल जो होती है, दिस सोइल हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस। याद रखना, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है और नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इस ग्रेनाइट और इग्नियस के, इस ग्रेनाइट और नीस के, ग्रेनाइट और नीस के डीकंपोजिशन, इनके टूट जाने से जो मिट्टी बनती है उस मिट्टी का नाम होता है आपका रेड एंड येलो सोइल। ग्रेनाइट मतलब आपका इग्नियस और नीस मतलब आपका मेटामॉर्फिक रॉक होती है। दिस सोइल आर सैंडी एंड रेड एंड येलो इन कलर। सैंडी होती है मतलब रेतीली होती है और लाल और पीली होती कलर के अंदर। रेड क्यों होती, क्योंकि इसके अंदर एम्पल अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है। और पीली क्यों होती कि जब उस आयरन के ऊपर बारिश हो जाती है तो ऑक्सीडेशन से
उसका रंग बदल जाता है और फिर ये पीले रंग की भी दिखाई देती है। तो रेड एंड येलो इसका कलर होता है, ऑक्सीडेशन नहीं सॉरी हाइड्रेशन से उसका वो चेंज हो जाता है। मूविंग अहेड, दिस सोइल इज लेक्ड इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। मैंने बताया था हर मिट्टी की एक क्वालिटी होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो सोइल होती है ये नाइट्रोजन और ह्यूमस के अंदर थोड़ी सी लेक करती है। दिस सोइल इज फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया मतलब प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ये सोइल अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। मेन क्रॉप इन दिस सोइल आर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इस सोइल के अंदर पाए जाने वाली मेन क्रॉप्स में क्या आ जाएगा आपका, पल्सेस आ जाएगा। पल्सेस मतलब दालें इसके ऊपर खूब लगाई जाती, और दालों के अलावा ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के अंदर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ऑयल सीड्स के अंदर आपका आ जाएगा जैसे तेल की चीज, जैसे सोयाबीन है, लिनसीड है, सनफ्लावर है, ग्राउंड नट है, ठीक है, राइस ब्राइन, तो ये चीजें इसके ऊपर लगाई जाती है ऑयल सीड। मूविंग अहेड, अगली सोइल आती है आपकी माउंटेन सोइल, बट अगेन जो ऑपरेटर है उन्होंने इसको सिर्फ रेड एंड येलो सोइल लिख दिया। इट इज दी माउंटेन सोइल। कौन सी सोइल है बेटा, माउंटेन सोइल। कहां पर मिलती है, देश के पहाड़ी इलाकों के अंदर आपको माउंटेन सोइल मिलेगी। ऑब्वियसली माउंटेन नाम है तो माउंटेन के ऊपर ही मिलेगी, मैदान में तो मिलेगी नहीं। सो इन द माउंटेन रीजन ऑफ द कंट्री ये सोइल पाई जाती है। एंड इमेच्योर सोइल विथ लो ह्यूमस। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर ये मैच्योर होती तो फिर ये माउंटेन पर क्यों मिलती। अगर मैच्योर होती सोइल, प्रॉपर सोइल बन जाती तो मैदानों के अंदर मिलती, बट ये माउंटेन के अंदर जो पूरी वेदरिंग ना हुई है उससे बनी जो सोइल है उस सोइल को हम बोलते हैं माउंटेन सोइल, जो इमेच्योर है। प्लांटेशन डन ऑन दिस सोइल ऑन द स्लोप्स ऑफ ए माउंटेन। माउंटेन का जो स्लोप होता है ना बेटा, उस स्लोप के ऊपर इनके ऊपर प्लांटेशन किया जाता है, जैसे कि चाय की खेती, जैसे कॉफी की खेती, जैसे केसर की खेती, ये इसके ऊपर की जाती है स्लोप्स के ऊपर, कि जहां पर पानी ज्यादा ना ठहरे, ठीक है। पुअर इन पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम, इन 3 मिनरल्स के अंदर ये पुअर होती है, ये इसके अंदर एक्सेसिव मात्रा में नहीं मिलते हैं। मूविंग अहेड, ठीक है। अगला, दे आर ऑल्सो नोन एज उसारा सोइल। इस तरह की सोइल को अगला जो सोइल है वो सोइल है आपकी सेलाइन सोइल। सेलाइन सोइल का मतलब होता लवणी सोइल, मतलब खारी मिट्टी। सो दे आर ऑल्सो नोन एज उसारा। मैंने बताया था 2 शब्द थे हमारे पास, एक तो उर्वरा, एक उसारा। उर्वरा का मतलब क्या था, उर्वरा का मतलब होता था आपका फर्टाइल, उसारा का मतलब होता है आपका नॉन फर्टाइल। तो ये जो सोइल है ये उसारा कैटेगरी के अंदर आएगी, क्योंकि खारी मिट्टी है, और खारी मिट्टी है तो अब देखो सोइल है इसलिए हम उसको पढ़ रहे, परंतु ये बहुत ज्यादा काम की नहीं होती है, ठीक है। तो खारी मिट्टी है जिसको लोकल लैंग्वेज में लेह और कालार कहा जाता है। पंजाब के अंदर इस मिट्टी को लेह और कालार कहा जाता है। दिस सोइल हैव बीन डेवलप्ड इन द एरिया वेयर ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। मैंने आपको बता दिया हर वो जगह जहां पर इवापोरेशन प्रेसिपिटेशन को एक्सीड कर जाएगा उस जगह पर आपको सलाइन सोइल देखने को मिल जाएगी, उस जगह पर जहां पर इवापोरेशन आपका प्रेसिपिटेशन को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। एक्म्पनाइज्ड बाय लेक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, ये भी इसका एक कारण है बेटा, कि अगर आपके खेत के अंदर आप प्रॉपर ड्रेनेज नहीं रख रहे हो, मतलब जैसे पौधे को जरूरत है कम पानी की, होता है कई बार। जैसे मैं आपको बताऊं, मसूर की दाल आपने खाई होगी। मसूर की दाल का ऐसा होता है कि मसूर का जो पौधा होता है ना, उसको आपने एक बार पानी पिला दिया, दैट इज इट। अगर आपको उसको दूसरी बार पानी पिलाओगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको कम पानी की जरूरत लगती है, परंतु हम उनको ज्यादा पानी दे दें, अगर उसे हम ज्यादा पानी दे देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो वाटर इवापोरेट होगा, बट उसका सोल्ट उसी के अंदर मिल जाएगा, सोइल के अंदर। तो सोइल क्या होती है, धीरे धीरे सलाइन होती जाती है। तो लेक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज इसके खराब होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इन दिस सिचुएशन सोल्ट एंड सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर डिपोजिटेड। मैंने आपको बताया पानी के अंदर जो भी सोल्ट्स प्रेजेंट है, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स प्रेजेंट है, ये मिट्टी के अंदर रह जाएंगे और पानी इवापोरेट हो जाएगा, इसलिए मिट्टी खारी हो जाएगी, ठीक है। दे ओकर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड स्वाम्पी एरिया। सिंपल सी बात है, कहां पर, या तो सूखा अर्ध सूखा रीजन में मिलेगी जैसे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, या फिर दलदली इलाकों में मिलेगी जैसे आपका नदियों के डेल्टा, वहां पर भी ये सोइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द वेस्टर्न गुजरात। गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में अधिक मात्रा में मिल रही है आपको, देखो काली काली डॉट जहां लगी ना वहां हुआ।
वेस्टर्न गुजरात के अंदर आपको ये सोइल अधिक मात्रा में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद है तो डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ की जो डेल्टा है सुंदरबन से लेकर के तो नीचे तक यहाँ पर भी आपको यह सोइल देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी इन सारी जगह पर? क्योंकि यहाँ पर इस तरफ से तो समुद्र का पानी है और यहाँ पर लेक ऑफ ड्रेनेज है, ठीक है। ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है, इसलिए सोइल इस जगह पर दिखाई देगी बच्चा। चलिए आगे बढ़ते। लास्ट सोइल आती है आपकी डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल क्या होती है? डेजर्ट सोइल मतलब होती है मरुस्थली मिट्टी, जिसका फोटो नीचे लगा हुआ है, थोड़ी भूरे रंग की होती है। तो ये मरुस्थली सोइल, ये डेजर्ट सोइल आपको कहां देखने को मिलेगी? सीन्स अंडर द एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन। एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन का मतलब सूखा व अर्ध सूखा मरुस्थली भागों के अंदर ये पाई जाती है। डिपोजिटेड मेनली बाय द विंड एक्टिविटीज। ये सोइल बच्चा विंड एक्टिविटीज के कारण डिपोजिटेड होती है और इस तरह की सोइल को लोएसिस भी कहते हैं। लोएसिस भी कहते हैं मतलब कि डिपोजिशन बाय द विंड, जिसको अलग अलग जो विंड लैंडफॉर्म बनाती है उन लैंडफॉर्म को फ्लूवियल लैंड, एओलिन लैंडफॉर्म कहते हैं। कौन से लैंडफॉर्म कहते हैं? एओलिन, ठीक है। तो ये जो विंड्स होती, इस विंड्स के थ्रू यहां पर ये डिपोजिशन होता है और ये मिट्टी बनती है जिसको हम लोएसिस सोइल भी कहते हैं। विंड एक्टिविटीज के कारण बनती है। हाई सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है इसके अंदर, मतलब सोल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है इस मिट्टी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होता है। सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इस मिट्टी के अंदर जो होता है बच्चा वो अधिक मात्रा में होता है। क्यों होता है अधिक मात्रा के अंदर? क्योंकि यहां पर बारिश कम है, इवापोरेशन ज्यादा है और मिट्टी के अंदर जो डेजर्ट की सोइल जो सैंड होती है उस सैंड के अंदर सोल्ट पार्टिकल्स ऑलरेडी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इवन द स्टॉर्म्स इन द डेजर्ट आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द सैलिनिटी ऑफ द ओशन। जो डेजर्ट के ऊपर से स्टॉर्म्स चल के हम ओशन के ऊपर जाते हैं वो उसकी सैलिनिटी बढ़ा देंगे तो डेजर्ट के अंदर तो खारापन बढ़ ही जाएगा ना, ठीक है। डेजर्ट के अंदर जितने भी लेक्स होंगे ना, अधिकतर लेक्स खारे होते हैं, अधिकतर लेक्स खारे होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी इवोपरेट होता रहता है, उसका सोल्ट वहीं मिलता रहता है। दूसरा, डेजर्ट से जो हवा आती, आंधी आती, उसके आंधी के अंदर, धूल के अंदर जो सोल्ट होते हैं उस पानी में गिरते रहते हैं, तो इसलिए उसका सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। लेक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस बता दिया था मैंने आपको, डेजर्ट है इसलिए मॉइस्चर और ह्यूमस कम होगा। कंकड़ और इंप्योर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट, इसके अंदर इंप्योर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, वो भी हाई अमाउंट में। बनावट देखें इसकी तो थोड़ी रेतीली होती है, सैंडी होती है और कलर इसका लाल से भूरा रंग होता है, ठीक है। कलर इसका लाल से भूरा होता है। तो ये थी इंडिया की डेजर्ट सोइल। अब इंडिया की मार्शी सोइल। मार्शी सोइल मतलब दलदली मिट्टी। मार्शी सोइल, पीटी सोइल आर फाउंड इन द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। उस रीजन के अंदर जहां पर तापमान बहुत ज्यादा, बारिश बहुत ज्यादा है और उमस अधिक है, ऐसी जगह जहां पर बारिश के साथ साथ उमस अधिक मात्रा में है, उस जगह पर आपको ये मार्शी सोइल देखने को मिलेगी। दे आर रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस का कंसंट्रेशन मतलब नमी इसके अंदर ज्यादा होती। क्यों ज्यादा होती? मार्शी सोइल है, नदी आ रही है तो इसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होती है और ऑर्गेनिक मैटर। दे आर मेनली ब्लैक इन देयर अपीयरेंस। ये जो सोइल होती है ये थोड़ी काली होती है अपीयरेंस में, ठीक है। दीज आर नॉर्मली ब्लैक इन देयर अपीयरेंस। जियोग्राफिकली दे आर फाउंड इन द तराई रीजन ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार। ज्योग्राफिकली अगर बात की जाए तो तराई भाबर रीजन तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। भांगर और खद्दर रीजन भी जानते हो। तो तराई भाबर रीजन के अंदर जो तराई रीजन है वहां पर आपको मार्शी सोइल देखने को मिलेगी, जो कि देखो उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में है, ठीक है, बिहार के उत्तरी इलाकों में है, साथ ही साथ उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में भी ये देखने को मिलेगी। मतलब उत्तराखंड का दक्षिण जो होगा वो उत्तर प्रदेश का उत्तर होगा। उत्तराखंड का दक्षिण और उत्तर प्रदेश का उत्तर एक ही बात। बिहार का दक्षिण, बिहार का उत्तर और नेपाल का दक्षिण एक ही बात। तो इन एरिया के अंदर मार्शी सोइल डेवलप होगी। साथ ही साथ जो डेल्टा बने नदियों के, यहां पर भी मार्शी सोइल डेवलप होगी इंडिया के अंदर, ठीक है। ये थे बेटा इंडिया के अंदर पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट सोइल। सारी इंपॉर्टेंट सोइल्स को हमने डिस्कस किया अभी तक कि कौन कौन सी सोइल हमारे देश के अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके अंदर हमने ICAR के द्वारा बताई गई 8 की 8 सोइल को पढ़ लिया। सोइल क्या होती उसको समझ लिया, साथ ही साथ सोइल का कंपोनेंट क्या होता, मतलब मिनरल, ह्यूमस, वाटर, एयर, उसको समझ लिया। एंशिएंट बेसिस में सोइल को क्या बोलते थे, उर्वरा और उसरा, उसको समझ लिया। इसके अलावा हमने ये देख लिया कि सोइल जो होती है बनती कैसे है, तो सोइल कैसे बनती है उसको हमने जान लिया, ठीक है। पेरेंट रॉक, उसके बाद है तो आपका टोपोग्राफी, आपका स्लोप्स, ठीक है, क्लाइमेट,
नेचुरल वेजिटेशन, वो भी हमने समझ लिया। साथ ही साथ सोइल प्रोफाइल जान ली। तो सोइल प्रोफाइल के अंदर हमने क्या दिया, जान लिया, ए लेयर, ओ लेयर, बी लेयर, हर लेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि मृदा अपरदन, सोइल इरोजन क्या होता है। तो सोइल इरोजन को डिस्कस करते हैं। सोइल इरोजन इज रिमूवल ऑफ टॉप सोइल बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्स सच एज वाटर और विंड। मतलब पानी और हवा से जब मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर, धरती की सतह की सबसे ऊपरी लेयर अगर इरोड होकर बह करके कहीं और चली जाए तो दैट कम्स अंडर द सोइल इरोजन। जब हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर इरोजन्स पढ़े थे तो वहां पर मैंने क्या बताया था आपको, कुछ एजेंट्स होते हैं जो इरोड करते हैं, और वो एजेंट्स जो इरोड करते हैं वही एजेंट्स डिपॉजिट्स भी करते हैं। मतलब द एजेंट्स, द जियोमॉर्फिक एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन, सेम जियोमॉर्फिक एजेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन। तो ये मिट्टी की टॉप लेयर को उड़ा करके लेकर के जाएंगे, और एजेंट्स में सच एस वाटर और विंड प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा होते इसलिए। इरोजन ऑफ सोइल बाय वाटर। चलिए बात करते हैं पानी कैसे सोइल का इरोजन करता है। तो इरोजन ऑफ सोइल बाय वाटर, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला स्प्लैश इरोजन, सबसे पहला हो जाएगा आपका स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन, दूसरा रिल इरोजन, और तीसरा गली इरोजन। स्प्लैश इरोजन या फिर स्प्लाश इरोजन में क्या होता है कि पानी की बूंदे जब खेत में, पानी की बूंदे जब जमीन पर, पानी की बूंदे जब ग्राउंड में जब गिरती है तो छपाक से वो पानी की बूंद बारिश की गिरती है तो क्या कर देती है, मिट्टी को उखाड़ देती है। अब वही उखड़ी हुई मिट्टी वहां तो रह नहीं सकती, तो बह करके चली जाएगी वाटर के फोर्स के साथ। तो उस तरह के इरोजन को स्प्लैश इरोजन कहते हैं। वहीं रिल इरोजन बताता है कि जो एकदम पतली पतली नालियों के शेप में, जैसे समझो कि पानी पीछे से आ रहा था और फिर इतनी फिंगर्स में डिवाइड हो गया, तो एक फिंगर एक रिल बनेगी। देखो 1 2 3 4 इस तरह का इरोजन होता है रिल इरोजन। रिल इरोजन क्या होता है कि जब पानी पतली 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 नालियों से बहकर के बाहर जाए, उसे रिल इरोजन कहते हैं। फिर आता है आपका गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है बेटा, गली इरोजन का मतलब होता है कि जो गलियां होती है, मतलब एक बड़ा सा मैदान हो, उसमें पहले स्प्लैश हो, फिर उसके बाद रिल्स बने, और फिर ये रिल्स बड़े होते जाए। जब ये रिल्स धीरे 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 एक्सपैंड होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, सो दिस विल कन्वर्टेड इनटू दी गलीज। तो गली इरोजन थर्ड लेवल पर आता है, जो दीस आर दी इरोजन बाय दी ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये दोनों। मूविंग अहेड, अगला आता है हमारा इरोजन बाय विंड या फिर विंड इरोजन। तो इरोजन बाय विंड या फिर विंड इरोजन के अंदर हम क्या देखेंगे कि सोइल इरोजन बाय विंड मोर कॉमन इन द एरिया वेयर नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। वो जगह जहां पर का वेजिटेशन एकदम खत्म हो चुका है सब कुछ, तो अगर वेजिटेशन नहीं होगा तो विंड की स्पीड तेज होगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विंड को फ्रिक्शन देने के लिए यहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और अगर विंड को फ्रिक्शन देने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो विंड की स्पीड बहुत बहुत ज्यादा तेज होगी, और विंड की स्पीड तेज होगी तो टॉप सोइल को उड़ा करके लेकर के जाएंगी। दिस ओकर मेनली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, मतलब सूखे और अर्ध सूखे रीजन के अंदर ये जरूरी, मतलब बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ ये विंड का इरोजन समुद्र के किनारे भी होता है, क्योंकि समुद्र में भी कोई पेड़ तो होता नहीं जो उसकी स्पीड को कम कर देगा, तो समुद्र के पास भी विंड तेज चलेगी, डेजर्ट के अंदर भी विंड तेज चलेगी, और यहां पर विंड इरोजन होगा। अगला कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, मानव निर्मित कारण जो कि इरोजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला मानव निर्मित कारण है डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। अगर आप अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई करोगे तो पेड़ों की जड़ों के अंदर जो होल्डिंग पावर होती है धरती को पकड़ने की, वो खत्म हो जाएगी। अगर पेड़ कट जाएगा, जड़ खत्म हो जाएगी, जड़ खत्म हो जाएगी तो मिट्टी को पकड़ना बंद करेगी, और अगर एक बारिश भी आई तो मिट्टी की टॉप लेयर इरोड आउट हो जाएगी बच्चा।
ठीक है। तो टॉप लेयर इरोजन का सेकंड, इट इज द इनडायरेक्ट रीजन, उसको लेकर के ऑब्वियसली पानी जाएगा, परंतु पानी नहीं ले जा पाता अगर वहां पर पेड़ होता, तो इट इज एन इनडायरेक्ट रीजन, डिफोरेस्टेशन। दूसरा रीजन यहां पर आपका आ जाएगा ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है बेटा कि जैसे ये मतलब ये एक्चुअल में दिस इज नॉट द फोटोग्राफ ऑफ इंडिया। ये जितने भी आपको यहां पर जानवर दिखाई दे रहे हैं, कोई भी पालतू जानवर नहीं है, ये जंगली जानवर जिनको विल्ड बीस्ट बोलते हैं। अफ्रीका के अंदर अधिक मात्रा में सवाना के हैबिटाट में, पार्क लैंड कंट्री के अंदर मिलते हैं विल्ड बीस्ट। तो ये जो विल्ड बीस्ट है एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ मूव करके जाएंगे, हाँ जी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब जब ये एक एरिया से चरेंगे तो उस जगह की मिट्टी को उखाड़ देंगे, उस जगह की मिट्टी को उखाड़ देंगे जब वहां पर चरने के लिए जाएंगे। जब ये चरिंदे जानवर यहां पर चरने के लिए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने दांतों से जब अपने घास को खाएंगे तो उसकी मिट्टी को उखाड़ देंगे। मिट्टी को उखाड़ देंगे मतलब सोइल बाहर आ गई। अब सोइल बाहर आ गई तो हवा के साथ उड़ के जा सकती है, पानी के साथ बह के जा सकती है, मतलब उसकी होल्डिंग पावर खत्म हो गई। तो ग्रेजिंग ऑल्सो इंपैक्ट द इरोजन ऑफ सोइल। मूविंग अहेड, अगला फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या होता है कि देखो, प्रधानमंत्री अटल ज्योति योजना के तहत क्या होता है कि किसानों को 10 घंटे लाइट मिलती है ना। मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 10 घंटे लाइट मिलती है, 24 घंटे में से 14 घंटे नहीं होती। अब 10 घंटे में से 6 घंटे आपकी दिन में आती है और 4 घंटे आपकी रात में आती है। तो क्या करते, रात में अपने खेतों में पानी लगा करके सो जाते। अब रात में वो खेतों में पानी लगा करके सो गए, नींद लग गई। अब खेत अगर भर गया 4 घंटे बाद, अगर 10 हाउस पावर 15 हाउस पावर की मोटर हुई, वो भर गया, तो पानी भरने के बाद क्या करेगा बच्चा, वो खेत से एक्सीड करके बाहर जाएगा। और जब वो खेत की बाउंड्रीज को तोड़ के खेत के बाहर जाएगा तो खेत के अंदर पाए जाने वाली मिट्टी को अपने साथ साथ बहाकर ले जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम 40 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसके कारण भी इरोजन होता है वेरी मच इन मैनर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोइल इरोजन। सोइल इरोजन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान है लॉस ऑफ टॉपमोस्ट सोइल। सोइल की जो सबसे ऊपरी भाग है उसका लॉस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब वो उतना नहीं बचेगा जितना पहले था। तो लॉस ऑफ टॉपमोस्ट लेयर इसका मेजर फैक्टर है। दूसरा, लैंड एरिया डिक्रीजेस। आपको यहां पर छोटी छोटी खाइयां दिखाई दे रही, क्या ये खाइया हमेशा से थी? बिल्कुल नहीं थी। क्या ये खाइया हमेशा से थी? बिल्कुल नहीं थी, चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सोइल इरोड हुई और उस इरोडेड सोइल ने इसको बहाकर तोड़ तोड़ के ले गई। और जब वो इरोडेड सोइल इसको बहा करके तोड़ तोड़ के लेकर के गई तो लैंड एरिया क्या हो गया? रिड्यूस। आपका लैंड एरिया यहां पर रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद इट ऑल्सो इंपैक्ट द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ कंट्री। किसी भी देश की अगर सोइल अच्छी नहीं होगी बेटा, अगर सोइल खराब होगी तो ऑब्वियसली बात है वहां का सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इंपैक्ट होगा। मतलब अगर सोइल खराब है तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा तो गरीबी बढ़ेगी तो या तो आदमी चोरी चकारी करेगा या फिर उसका लिविंग स्टैंडर्ड बिगड़ जाएगा। मतलब इट इंपैक्ट द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ एनी कंट्री। नेक्स्ट, वेजिटेशन बिकम्स लो। अगर सोइल अच्छी नहीं होगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करें वहां पर अच्छे वेजिटेशन, अच्छी वनस्पति का? नहीं होगी अच्छी वनस्पति। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सोइल ही अच्छी नहीं है। तो सोइल इरोजन कॉन्सिक्वेंस होता है कि उस जगह की मिट्टी अब अच्छी नहीं रहने वाली है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तीनों पॉइंट को नोट करो, आगे बढ़ते। तो इस सोइल इरोजन को कंजर्व कैसे किया जाए? तो सोइल इरोजन को कंजर्व करने के कुछ तरीके होते बेटा। पहला तरीका होता प्लांटिंग ट्रीज। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं, एज मच एज पॉसिबल पेड़ पौधे लगाएं। जितने पेड़ों का हम प्लांटिंग करेंगे वो पेड़ क्या करेंगे? हवा की स्पीड को रिड्यूस कर देंगे। और जब हवा की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, हवा की स्पीड कम हो जाएगी, तो हवा किसी एक एरिया की सोइल को इरोड नहीं कर पाएगी। हवा उस एरिया की सोइल को इरोड नहीं कर पाएगी, तो ये उसके अंदर आता है। दूसरा, यूजिंग न्यू फार्मिंग मेथड्स। अलग अलग फार्मिंग मेथड्स यूज करो, जैसे कि जो नई आई हुई है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। आप अगर पेड़ पौधों को कम पानी की आवश्यकता है तो आप बड़े बड़े पाइप उसके अंदर क्यों डालते हैं?
छोटी छोटी ड्रिप्स के थ्रू टप 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 करके पानी वहां तक पेड़ पौधों की जड़ों तक जा सकता है। और अगर इस ड्रिपिंग की प्रोसेस से पानी पेड़ पौधों की जड़ों तक जाता है तो पेड़ पौधे उतना ही पानी लेंगे जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स इट इज गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सोइल एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एज वेल एज जुडिशियल यूज ऑफ वाटर। पानी का भी सही इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आपने उसको तेजी से पानी दिया तो वो क्या करेगा, बह करके निकल जाएगा जैसे कि पहले होता था। ठीक है, ओके। दूसरा, स्टॉपिंग रिवर माइनिंग। अगर आप बच्चा रिवर की माइनिंग को बचाते हो, रिवर माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम रिवर माइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, तो नदियों का पानी नदियों के अंदर रहेगा। और अगर रिवर के ऊपर माइनिंग की, सैंड स्मगलिंग की, तो क्या होगा, नदियों का पानी इधर उधर फैलेगा। और जब इधर उधर फैलेगा तो जैसे सोरोप बिहार इज कोसी रिवर, तो उसी कोसी रिवर की तरह बाकी रिवर्स भी अपना पाथ चेंज करेगी, अपने पाथ से बाहर जाकर के बहेगी। और जब जब बच्चा वो अपने पाथ के बियॉन्ड और बाहर जाकर के बहेगी तब तब सोइल का इरोजन होगा। ठीक है, तो सोइल को अगर कंजर्व करना है तो रिवर माइनिंग को आपको प्लीज स्टॉप करना पड़ेगा। मूविंग अहेड, कंट्रोल ग्रेजिंग। ग्रेजिंग के लिए पर्टिकुलर ग्राउंड होने चाहिए। हर जगह आप ग्रेजिंग कर रहे हो, एम्पल अमाउंट में ग्रेजिंग कर रहे हो, जानवरों को चरा रहे हो। जानवरों को चराना सही है, लाइव स्टॉक सही है, पशुपालन सही है, परंतु सब कुछ अगर एक मैनर में हो तो बेस्ट है। सब कुछ अगर एक मैनर में हो तो वो बेस्ट है। अगर वो मैनर में नहीं हुआ, कम ज्यादा हुआ, किसी जगह पर जानवरों को आप ज्यादा चराते रहे तो उस जगह की सारी सोइल को वो इरोड कर देंगे बच्चा। और जब वो उस सोइल को इरोड कर देंगे वो जानवर, तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको, सोइल का खत्म हो जाएगी, टॉप मोस्ट लेयर उसकी उड़ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी सर। आगे बढ़े? हाँ जी सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इस बात को। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल ग्रेजिंग के बाद शेल्टर बेल्ट्स। आप शेल्टर बेल्ट्स लगाइए, आप शेल्टर बेल्ट्स लगाइए। क्या करिए आप कि जहां जहां पेड़ पौधे, जहां जहां खेत खत्म होता है वहां पर आप बड़े बड़े पेड़ लगा दीजिए। तो क्या होता है, खेत नहीं, डेजर्ट के पास आप शेल्टर बेल्ट लगा दिए, ताकि जब डेजर्ट से हवा तेजी से आएगी तो ये शेल्टर बेल्ट्स उसकी स्पीड को कम कर देंगे। मतलब डेजर्ट कॉम्बैक्ट होने लग जाएगा। कॉम्बैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन या फिर डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकेगा अगर आपने शेल्टर बेल्ट लगा दिए। नेक्स्ट, स्ट्रीप फार्मिंग। स्ट्रीप फार्मिंग या फिर स्ट्रीप कल्टीवेशन। स्ट्रीप कल्टीवेशन, स्ट्रीप फार्मिंग में क्या होता है कि मेड़ लगाएं। जो खेत होता है, खेत के सराउंडिंग में मेड़ लगाए जो थोड़ी सी खेत से 1 फीट आधा फीट ऊंची हो। अगर 1 फीट आधा फीट ऊंची हमने खेत के आसपास मेड़ लगाई तो क्या होगा, खेत का पानी खेत में रहेगा। खेत का पानी अगर बाहर गया तो अपने साथ साथ मिट्टी को बहा करके लेकर के जाएगा। तो स्ट्रीप कल्टीवेशन भी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर द सोइल कंजर्वेशन: प्लांटिंग ट्रीज, यूजिंग न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, स्टॉपिंग रिवर माइनिंग, कंट्रोल ग्रेजिंग, शेल्टर बेल्ट और स्ट्रीप कल्टीवेशन। मूविंग अहेड, अगला, यहां पर हमारा सोइल्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता। मतलब इंडिया की सोइल्स के बारे में हमने अच्छी बुरी सारी बातें कर ली। अब इंडिया की एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मतलब कृषि। तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, पुटिंग लाइव स्टॉक टुगेदर, हैविंग फिशरीज एंड पोल्ट्री फार्म। मतलब कृषि एक आर्ट है, खेती एक कला है और किसान एक कलाकार है। सिंपल सी बात है, खेती एक कला है और किसान एक कलाकार है। तो इस कलाकार का काम खेती में सिर्फ और सिर्फ पौधों को लगाना, फसल को उगाना ही नहीं है, परंतु फसल को लगाने और उसका उत्पादन करने के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म, हॉर्टिकल्चर, बागों की खेती भी इसी के अंडर आता है। मतलब खेती का मतलब यह नहीं कि हमने पेड़ पौधे उगाए, खेत के अंदर लगाए, खेत से जब वो निकले उनको हार्वेस्ट किए, उनका जो फोडर घास भूस निकला उसको खत्म कर दिया। अगर आपको अर्न करना तो यू हैव 2 ways ऑफ अर्निंग। पहला अर्न क्या कर सकते हो आप कि घास फूस को आप जानवरों को खिला करके उनसे दूध कमा करके दूध को भी बेच सकते हो। व्हाट इज द अल्टीमेट एम? द अल्टीमेट एम इज टू अर्न। किसान का काम क्या होता है? अर्निंग करना होता है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि निगाहें टिकी है आसमान पर, निगाहें टिकी है आसमान पर, क्योंकि इस बार खेत में बीज नहीं, मैंने मेरे बच्चों का भविष्य बोया है।
ये भारत का एक किसान कहता है। क्यों? क्योंकि अगर मॉनसून सक्सेसफुल हुआ तो उसके पास पैसे आएंगे, वो अपने को बच्चों को पढ़ा पाएगा। और अगर मॉनसून अनसक्सेसफुल हुआ या फिर उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है फसल की उससे ज्यादा एक्सीड कर गया, तो वो किसान उन्हीं बच्चों को शायद नहीं पढ़ा पाएगा या फिर वो एजुकेशन नहीं दे पाएगा जिसका कि उसने सपना बुना था। तो इसीलिए निगाहें टिकी है आसमान पर, क्योंकि इस वर्ष खेत में बीज नहीं भविष्य बोया गया है। ठीक है, तो ये होती है किसानी। समझ रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ फसल उगाना ही उसको मोटिव नहीं समझ सकते। फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी आपकी उसका एक हिस्सा होना चाहिए, आपकी अर्निंग का एक हिस्सा होना चाहिए। मूविंग अहेड, एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थ या फिर पैसों के लिए, हम पैसों के लिए कहना तो ज्यादा उचित नहीं होगा, बट एक अर्निंग के लिए हम जानवरों को पालते हैं, पशुपालन करते हैं, साथ ही साथ खेती करते हैं, वो आता है कृषि के अंदर। ठीक है, लाइव स्टॉक एंड फिशरी इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब लाइव स्टॉक और फिशरी ये दोनों ही एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। इट इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर आपका वो काम होते हैं जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ लेबर्स लगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेबर्स, एम्पल अमाउंट में लेबर्स लगे और ग्रासवुड का काम हो, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर, कृषि व्यवस्था, इसके अंदर आती है। किसके अंदर? प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये आपका इसके अंदर आते हैं। वही सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब यहां पर इंडस्ट्री, जो फिनिश्ड गुड्स, जो रॉ मटेरियल आपने एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया, उसी रॉ मटेरियल को अगर आप सेकेंडरी सेक्टर में लेकर के जाते हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स, और दिस विल बी द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। टर्सरी सेक्टर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेस। फॉर एग्जाम्पल, I am teaching you. This is the service. This is the secondary sector of our economy. तो प्राइमरी सेक्टर क्या बोलता है? उत्पादन करना, किस तरह से आपको रॉ मटेरियल को। सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करना, और टर्सरी सेक्टर विद द हेल्प ऑफ अदर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर। दिस इज द टर्सरी सेक्टर। सो ये 3 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के, जिसमें से प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर हमारे देश की 58% की जनसंख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। डायरेक्टली कैसे? खेतीबाड़ी के लिए, और इनडायरेक्टली कैसे? या तो मजदूरी करके या फिर खेती से खाना, अनाज की उत्पत्ति करके। इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती के ऊपर डिपेंड है। दिस इज द एग्रीकल्चर ऑफ आवर कंट्री। गेटिंग माई पॉइंट? Next point, the contribution of agriculture in GDP declined due to the increase in industrial and service sector. अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट आपका अच्छा भी है और ये तीसरा पॉइंट आपका बुरा भी। तीसरा पॉइंट अच्छा इसलिए है कि हमारी इकोनॉमी का पहले जो सेक्टर था हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पहले जो 2 मॉडल थे, पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है, ये जो मॉडल थे, इन मॉडल्स के वक्त हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर ही ध्यान था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया 1960 के दशक में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। वो जो फादर है ग्रीन रिवॉल्यूशन के, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउअडेज, अब इस वक्त की बात करें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर कम हो रहा है, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, और ये अच्छी बात भी है। परंतु ये बुरी बात किन के लिए? जो इस 58% के अंदर आते। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता, उनकी अर्निंग या तो कम हो रही है, तभी उनका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कम है। मतलब किसानों की अर्निंग को डबल करना सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी उनका सपोर्ट बन सकता है जब इसी प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब इस एरिया के अंदर, इस भूभाग के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता प्राइमरी से हो, सेकेंडरी से हो या टर्सरी सेक्टर से हो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी जो हमारा एग्रीकल्चर के अंदर आता है। गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स मूव अहेड। ये मैं खुद हूं जो ट्रैक्टर चला रहा हूं। इस ट्रैक्टर का नाम है कुबोटो, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ ट्रैक्टर है, और ये खेत मेरा है। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। हमारे देश के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन है। हमारे देश के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ सीजन, रबी सीजन, जायद सीजन।
खरीफ सीजन वो सीजन होता है जो मॉनसून डिपेंडेंट होता है. द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन रिक्वायर्ड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर. वो सारी क्रॉप्स जिनको हम खरीफ सीजन के अंदर लगाते हैं उनको बहुत 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 ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती. वाई सो? क्यों? क्योंकि वो वाटर डिपेंडेंट क्रॉप होती. फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट, फॉर एग्जाम्पल राइस, फॉर एग्जाम्पल मेस मक्का, फॉर एग्जाम्पल अरहर तुअर की दाल. तो ये सब खरीफ सीजन के अंदर लगाए जाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो खरीफ सीजन का सोविंग टाइम होता है आपका जून या फिर जुलाई, एंड ऑफ जून स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई, जब हमारे इंडिया के अंदर द माइटी इंडियन मॉनसून एंटर्ड इन आवर कंट्री, इन द मेन लैंड ऑफ आवर कंट्री. जब इंडिया के मेन लैंड के अंदर इंडियन मॉनसून एंटर कर जाता है तो उस इंडियन मॉनसून के एंटर करने के बाद हमारे देश के अंदर खरीफ सीजन की शुरुआत होती है और हम इन सारी क्रॉप्स को लगाते हैं जिनके अंदर कॉटन भी आता है. अब इन क्रॉप्स को लगाने के पश्चात क्या होता है? इनका कल्टीवेशन किया जाता है शरद ऋतु के अंदर. शरद ऋतु मतलब अक्टूबर और नवंबर का टाइम. क्रॉपिंग का सीजन क्या था? व्हाट इज द सोविंग टाइमिंग? सोविंग टाइम था हमारा इसी फसल के लिए आपका जून और जुलाई, एंड ऑफ जून स्टार्टिंग ऑफ जुलाई, और कल्टीवेशन टाइम था एंड ऑफ अक्टूबर स्टार्टिंग ऑफ नवंबर. इस टाइम पर शरद ऋतु में, ऑटम सीजन में आपका इस फसल का कल्टीवेशन हो जाएगा. और इसी के कल्टीवेशन के साथ साथ वी विल गोइंग टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दैट इज दिवाली. मतलब हमारे भारतवर्ष के जितने भी त्योहार हैं वो इस प्राइमरी सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं कि अगर होली का भी त्योहार आएगा तो त्योहार कब आएगा? जब आपकी रबी फसल का कल्टीवेशन हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगी. अगर दिवाली का त्योहार भी आएगा तो कब आएगा? जब आपकी शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के आसपास आपका कल्टीवेशन हो जाएगा खरीफ की फसल. गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से ये डिजाइन किए गए थे सिंस एंशिएंट टाइम. ठीक है, तो खरीफ क्रॉप के बारे में मैंने आपको बताया, साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ साथ होती. सेकंड वन इज द रबी क्रॉप. रबी क्रॉप में क्या होता है बच्चा आपका? तो जो रबी क्रॉप होती है, रबी क्रॉप मतलब वो क्रॉप जिनको कम अमाउंट में वाटर की आवश्यकता हो, और अगर वाटर आपको उसको देना है तो आप उसको ग्राउंड वाटर के थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर ट्यूबवेल, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना चलती है जिसका नाम है बलराम तालाब योजना. अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग योजना चलती, जिससे क्या करते, खेत के अंदर एक आर्टिफिशियल तालाब डेवलप करते जिसके अंदर बारिश का पानी एक्यूमुलेट होता है. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे रबी की फसल को पानी देने की प्रोसेस को पूरा किया जाता है. तो रबी की फसल की शुरुआत कब होती है? जब खरीफ के फसल की हार्वेस्टिंग होती है. तो खरीफ की हार्वेस्टिंग हुई आपकी अक्टूबर नवंबर में. उसी अक्टूबर नवंबर के पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक, या फिर एंड ऑफ द नवंबर तक जाते जाते इंडिया के अंदर रबी क्रॉप्स की बुआई हो जाती है. डिपेंड्स अलग अलग जगह पर, क्योंकि तापमान हमारे सारे देश का हर जगह एक नहीं है. तो अलग अलग जगह पर तापमान और बारिश के खत्म होने के आधार पर इस रबी क्रॉप की सोविंग की जाती है. मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अक्टूबर तक. तो अक्टूबर के टाइम पर इसकी सोविंग की जाएगी और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? आपके स्प्रिंग सीजन में, मतलब ऋतुराज वसंत, द किंग ऑफ ऑल सीजन्स. स्प्रिंग सीजन जो मार्च अप्रैल का महीना होगा, उस मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर इसकी क्या की जाएगी? कटाई की जाएगी. तो इसकी बुआई कब की गई थी? शरद में. इसकी कटाई की गई वसंत में. वसंत में इसकी कटाई के साथ साथ वी विल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइट. विल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइट. साथ ही साथ हम विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं वसंत पंचमी के दिन, इसी की एंडिंग के साथ. अब जब इसकी एंडिंग होगी तो गर्मी के दिन आ जाएंगे. अब गर्मी के दिन आ गए तो क्या आप सभी लोगों के पास पानी है? अगर आप सभी लोगों के पास पानी है तो वेल एंड गुड, किसान की बात कर रहा हूं. बट अगर आपके पास पानी नहीं है तो जिसके पास पानी है वो एक और क्रॉप के साथ जाएगा, एंड दैट विल बी द जायद क्रॉप. तो जायद क्रॉप इज अ ट्रांजिशनल सीजन. जायद क्रॉपिंग सीजन इज अ ट्रांजिशनल सीजन सिचुएटेड बिटवीन द खरीफ एंड रबी सीजन. खरीफ और रबी के बीच में आता है ट्रांजिशनल सीजन जायद. अब इसी जायद सीजन के अंदर आप वेजिटेबल्स लगा सकते हो. जैसे गर्मी के अंदर होने वाली वेजिटेबल्स में टमाटर देखने को मिल जाते हैं, और भिंडी भी देखने को मिल जाती, आलू मिल जाते हैं, प्याज मिल जाते हैं, लहसुन मिल जाती, प्याज के पत्तों की भी सब्जी बनती है. ठीक है, तो ये वेजिटेबल्स लग गई. अगर पानी है तो वाटरमेलन. वाटरमेलन मतलब होता तरबूज. अगर पानी है तो मस्क मेलन मतलब खरबूज. मैं आपको बताऊं बच्चा कि जब मैं गांव में था उस टाइम पर हमारे गांव में के पास एक तालाब है जिसका नाम है नारोला का तालाब. तो नारोला के तालाब के पास क्या होता था कि वहां के जो लोग होते थे ना, वो खरबूज और तरबूज की खेती करते थे, मस्क मेलन और वाटरमेलन की.
तो हम वहां पर अगर 1 किलो भी गेहूं लेकर के चले गए और 1 किलो गेहूं उनको दे दो और वो आपको मस्क मेलन वाटरमेलन बोल देंगे कि जितने तोड़ना है तोड़ के उखाड़ के खाओ, जितने भी। पेड़ नहीं होता कि पेड़ से तोड़े, जमीन पर बेल होती है उसकी, क्योंकि इतना बड़ा तरबूज अगर पेड़ पे होगा लटक के गिर गया तो खत्म नहीं कर देगा, जमीन पर होता है। तो वहां पर आप जितने भी तरबूज जितने भी खरबूज खा सकते हो उनको तोड़ो और खाओ। सिर्फ 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपए, 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपए। और हम तरबूज किस हिसाब से लेते हैं? 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, ठीक है। तो उनको कोई मतलब नहीं, आपको जितना खाना उतना खाओ, वहीं बैठो आराम से। तो दिस इज द जायद सीजन, जो कि एक ट्रांजिशनल है 2 के बीच में। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस आर द क्रॉपिंग सीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। हमारे देश के ये 3 क्रॉपिंग सीजन हो गए। मूविंग अहेड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? कल्टीवेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे मिक्स कल्टीवेशन होता है कि आप एक क्रॉप के साथ साथ और भी क्रॉप्स को जोड़ जोड़ के लगा दो। जैसे इंडिया की क्रॉप्स की बात करें तो इंडिया की क्रॉप्स बेटा फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स होती है। इंडिया की जो क्रॉप्स होती है वो क्रॉप्स कैसी होती है? फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स होती है। फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स होती है, इसका मतलब क्या है? इंडिया की क्रॉप्स जो है फूड ओरिएंटेड है, इसका मतलब ऐसा है बेटा कि यहां पर जितने भी किसान है वो उतना लगाते हैं कि उनका पेट भर जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मतलब हे भगवान मुझे इतना प्रोड्यूस कर दो मेरे खेत में कि मैं तो भूखा ना सोऊं, और अगर मेरे घर कोई गेस्ट आए तो वो भी पेट भरा रहे उसका। ये हमारे देश का मोटिव, मतलब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, काम हो जाए बस। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हो चुका लैंड का। पहले हमारे देश के अंदर बड़े बड़े किसान थे जिनके पास, जैसे पटेल साहब थे, कोई पटेल, एक पटेल का नाम हम मान लेते हैं कैलाश। तो एक आदमी है जिसका नाम है कैलाश पटेल। अब कैलाश पटेल के पास है 100 बीघा जमीन, बट कैलाश पटेल इज अ वेरी रोमांटिक पर्सन। उनके 10 बेटे। अब कैलाश पटेल के 10 बेटे हैं तो हर बेटे के हाथ में कितनी जमीन गई? 10 बीघा। और 10 बीघा के बाद हर बेटे ने फैमिली प्लानिंग की गांव के अंदर, और फैमिली प्लानिंग करने के बाद 3 बेटे पैदा किए। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, इसलिए बेटों की बात कर रहा हूं, है ना, जो देश में जो चलता वही बता रहा हूं आपको। तो पहले 100 से वो गई 10 में, अब 10 से 3 बेटों में 3.33 गई, 3.33 गई। मतलब एक बेटे के पास कितनी गई? 3.25 बीघा, 3.25 बीघा की फसल एक बेटे के पास गई। तो कैलाश पटेल क्या थे और उनके सुपुत्र, उनके पोते जो थे वो क्या बन गए? 3.25 बीघा में काम चला रहे। मतलब एक जनरेशन के 2 आदमी खत्म नहीं हुई तो 100 बीघा से 3.25 बीघा तक आ गई जमीन। ये फ्रेगमेंटेशन होता है हमारे देश के अंदर। तो इसी कारण सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत फेमस है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है हमारे देश के अंदर कि आप जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक से, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इजाद किया था हमारे देश के अंदर। तो अगर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आप एक बार ला चुके, आपके पास प्रोडक्शन बढ़ चुका, आपको एक बार एक अच्छा लेवल जीवन जीने की आदत बन गई, तो आप अगली बार भी उसी स्टैंडर्ड के साथ जीना चाहोगे। और जब अगली बार भी आप उसी स्टैंडर्ड के साथ जीना चाहोगे तो प्रोडक्शन कम होगा, तो आप क्या करोगे? फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, अलग अलग चीजें खेत के अंदर डालोगे जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े, फर्टिलाइजर एंड ऑल। तो ये हो गई आपकी मैकेनाइज्ड क्रॉपिंग। पहले बैल से खेती की जाती थी, आज हमारे देश के अंदर अलग अलग इक्विपमेंट से खेती करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर में अलग अलग देश की कंपनी ने आकर के हमारे यहाँ शुरुआत करी। जैसे इंडिया में हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, HMT, फार्मटेक, पावरटेक, इंडोफार्म, जॉन डियर, कुबोटो, ठीक है, ड्यूज फार्म, महेंद्रा, सोनालिका, ठीक है। इतने सारे अलग अलग न्यू हॉलैंड जैसे ट्रैक्टर हमारे देश के अंदर आए। साथ ही साथ सीड ड्रिलिंग, कल्टीवेटर, रोटरवेटर, ये चीजें जो नहीं थी वो अब देश के अंदर आ गई। तो हमारे देश की क्रॉप मैकेनाइज्ड क्रॉपिंग भी हो गई। मॉनसून डिपेंडेंट तो है ही है। मैं तो आपको ये बोलता हूं कि खरीफ तो क्या, अगर आप रबी क्रॉप भी नहीं कर सको अगर मॉनसून ना आए तो, क्योंकि मॉनसून के रुके हुए पानी को तो हम रबी में इस्तेमाल करते। जब मैंने आपको डैम के मल्टीपर्पसेस बताए थे तो मैंने क्या बताया था? एक पर्पस एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में उस डैम में पानी कहां से जाएगा? बारिश का पानी। और अगर बारिश मॉनसून में नहीं हुई तो आप रबी क्रॉप में क्या कर लोगे? तो ये भी एक सीजन काम होता है इसका, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? आ गया समझ में? ठीक है सर, आ गया। ये होता है। तो इस तरह से हमारे देश के जितने भी आदिवासी है जो जंगलों के अंदर रहते, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर स्पेशली, वो एक अलग तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस परफॉर्म करते जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं किस तौर तरीके से बेटा, कि जमीन पे गए,
जंगलों के अंदर, जंगल के अंदर पेड़ काटे, घास काटी, जमीन साफ करी, खेती करी। पेड़ काटे, घास काटी, जमीन साफ करी, खेती करी, और उस पर तब तक खेती करी जब तक कि उसकी उपजाऊता बनी रहे, जब तक वो फर्टाइल रहे। जैसे ही उसने अपनी फर्टिलिटी लूज करी, उन्होंने वो जमीन छोड़ दी, दूसरी जमीन पर चले गए। जैसे ही उसने अपनी फर्टिलिटी लूज करी, वो दूसरी जमीन पर चले गए। फिर 5-6 साल बाद ये अगेन अपने आप से, खुद से ही अपनी फर्टिलिटी गेन कर लेगी, फिर लौट कर आ जाएंगे। सो दिस इज टर्म्ड एज फील्ड रोटेशन, नॉट क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है सेम फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स लगाना। फील्ड रोटेशन का मतलब होता है एक क्रॉप्स को अलग अलग जगह लगाना। सो दिस इज टर्म्ड एज फील्ड रोटेशन। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हमारे देश के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे इलाके के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। हिमालय के अंदर, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एम्पल अमाउंट में बच्चा परफॉर्म किया जाता है। मूविंग अहेड, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, अब मैंने आपको बताई दिया सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के। सबसिस्टेंस फार्मिंग बता दी, मॉनसून डिपेंडेंट बता दी, मैकेनाइज्ड क्रॉपिंग बता दी, कमर्शियल क्रॉपिंग भी हमारे देश के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन की खेती, शुगर केन की खेती, पूरा गन्ना तो हम खा नहीं जाएंगे, शुगर केन की खेती कमर्शियल होती है। दूसरा हमारे देश के अंदर खेती होती जैसे इंडिगो, इंडिगो मतलब नील की खेती, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने किताब लिखी थी, तो वो नील की खेती होती है। नील की खेती के बाद आपकी चाय का कल्टीवेशन होता है आसाम के अंदर। ठीक है, चाय का कल्टीवेशन दार्जिलिंग के अंदर होता है। कॉफी में अरेबिका रोबुस्टा नाम की कॉफी का कल्टीवेशन होता है। कहाँ पर? बाबा बुदान की पहाड़ियों के पास, मतलब कुद्रेमुख माइंस के नॉर्थ में, कर्नाटका के अंदर बाबा बुदान की पहाड़ियों के ऊपर कल्टीवेशन होता है रोबुस्टा और अरेबिका नाम की कॉफी का। तो दीस आर दी कमर्शियल क्रॉप। फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स मैंने आपको बता दी, हम वो चीज लगाते जो स्टेपल फूड हो, जैसे चावल है, जैसे मक्का है, जैसे गेहूं है, जैसे सोरगम ज्वार है, जैसे सरसों है। इन चीजों का लगाते हैं। फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स को ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है इंडिया के अंदर। मूविंग अहेड, अब इंडिया की एक एक क्रॉप्स को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी क्रॉप्स मिलती है। अब मेजर क्रॉप्स की बात करते तो इंडिया की मेजर क्रॉप्स में सबसे पहले आती है राइस। राइस, गेहूं, ज्वार है ना, मक्का, मक्का के बाद है आपका बाजरा, चाय, कॉफी। इस तरह की अलग अलग कई सारी क्रॉप्स है जिनको हम इस सेशन के अंदर तो डिस्कस नहीं करेंगे। आगे का जो सेशन होगा ना, उस सेशन के अंदर बेटा मैं आपको इंडिया के अंदर लगाई जाने वाली सारी क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस न्यू ईयर के दिन को हम ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करते। आपका 1 घंटे 12 मिनट सफिशिएंट रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटा। आगे का जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इंडिया की इंडस्ट्री, मिनरल्स के साथ साथ रिमेनिंग क्रॉप्स के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।